नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान होंगे वैभव पांडे जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जो कि धन्यवाद नलिनी जी। सनातनी इन्फ्लुएंसर भी हैं और सेलिब्रिटी कोच भी हैं, अवार्ड विनिंग मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाल ही की बात करें, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जी, आप मिले थे। जी, उस वक्त आप क्या बात कर रहे थे उनसे? जी। बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी से जब मैं मिला नेटवर्क 18 का ही राइजिंग भारत समिट में, और पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, स्कैम कॉल जैसा लगा कि प्रधानमंत्री मिलेंगे आपसे। तो मुझे लगा अच्छा क्या सच है, बट लगा कि चलो अच्छे काम की कहीं ना कहीं पहचान होती है। और जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि आपके लिए कुछ लिखा है वो आपको सुनाता हूँ, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सुनाओ। युवाओं के प्रति वो अपने दिल में विशेष स्थान तो रखते ही हैं। तो मैंने उनको सुनाया था कि हिम्मत की जो ये मिसाल आपने जलाई है, हिम्मत की जो ये मिसाल आपने जलाई है, सम्राटों के तलवारों से ज़्यादा ये काम आई है। वाह। और उनको ये अच्छा भी लगा। और मैं दिल से मानता हूँ कि आज का जो भारत का युवा है वो बहुत मोटिवेटेड है, उसमें उत्साह है कि मुझे देश और दुनिया के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है ये उत्साह जब हम में है तो हम कुछ कर ही जाएंगे। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो युवा हैं सनातन की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके रोल मॉडल भी साबित हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ उनके रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर सन्यासी ही राजा हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सन्यासी का परिवार नहीं होता और सन्यासी को कभी भी ये लालच नहीं होता कि अगली जनरेशन के लिए कुछ कमा के जाना है। वो जो कमाते हैं वो पुण्य वो जनता में ही बांटना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं कि सेल्फलेस सर्विस, कि कैसे आप अपने देश के लिए सब कुछ करें, देश पर जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो करने से ना डरें। आप में वो अंदर भाव हो कि जो है भारत माँ का है और अगर भारत माँ के लिए कुछ भी जरूरी पड़ा तो हम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी आप और मैं बात कर रहे थे शो से जस्ट पहले, तो उनके ही ये शब्द हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी अगर गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो आवाज आएगी भारत माता की जय। वाह। और देखिए बाबा बागेश्वर भी हाल ही में आपने देखा कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, एकता यात्रा, एकता हिंदू यात्रा, जिसको एक बहुत ही भारी समर्थन मिला। हम देख रहे हैं युवा भी उसमें जुड़ते चले गए। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब पब्स में भीड़ लगती है तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है जब किसी हिंदू आइकॉन के पीछे भीड़ लगती है। ये मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखता हूँ कि मंदिरों में आज भीड़ है तो उसमें सभी धर्मगुरुओं का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है जहाँ पे अच्छी बातें हो रही हैं, अगर सब साथ मिलके वहाँ बात करेंगे तो इसमें बुराई क्या है। कहते हैं काजल की कोठरी में काला लगता ही लगता है, तो जब काजल की कोठरी में काला लग सकता है तो अच्छे संतों के बीच में बैठ के कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। तो अगर सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं तो ये अमृत मंथन जैसा है, इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा। बिल्कुल। और आपने बदलाव की भी बात करी। हमने देखा इस बार के महाकुंभ में युवा भारी संख्या में पहुंचे, चाहे वो रील ही बनाने के लिए क्यों ना पहुंचे हुए, महिलाएं, युवा, लड़कियां, लड़के, हर कोई पहुंचा और अब काफी गौरवान्वित भी उन्होंने महसूस किया। उनके लिए क्या संदेश है आपके देखिए, पास? जो कुंभ था उसमें किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सफलता से आयोजन होगा और इतने करोड़ों लोग पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ से बहुत ज़्यादा एकता का मैसेज भी गया। अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी ऑलमोस्ट सेम पथ से गुजर रहा था और इस भाव से गुजर रहा था कि मेरा भला होगा अगर मैं अपनी संस्कृति के इस चीज में अगर मैं उसका हिस्सा बनूंगा। तो जब आप अपने रूट्स को पहचानते हैं ना, जब आप सोचते हैं कि रूट्स डीप बट विजन स्काईवर्ड, जो विजन स्काईवर्ड 2047 का प्रधानमंत्री ने दिया है उसको मन में तो रखते हैं, लेकिन पाँव और जड़ें अपनी मजबूत रखते हैं, सनातन की रखते हैं, तो आप और आगे बढ़ते हैं। मेरे अपने जीवन में ही हुआ और कुंभ इसी का एक प्रमाण है कि कैसे आज के युवा सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ पार्टी करना चाहें या फिर सिर्फ विदेश घूमने जाना चाहें, वो कुंभ में भी बड़े नंबर्स में आ सकते हैं। और वहां पर भी एक बड़ी गैदरिंग उनके फ्रेंड्स के साथ उनके हो सकती है। और जो ये आध्यात्मिक गैदरिंग होंगी इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा। और आप अपने जीवन में अगर भटकाव भी आ जाए, कहते हैं ना कि जीवन में बहुत ज्यादा भटकाव है आजकल और बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उनको कोई दिशा नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि कुंभ जैसे जो उत्सव होते हैं इनसे आपके जीवन को दिशा मिलती है और वो सबसे अच्छी बात। उनके स्ट्रेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब देखिए काफी बातें हो रही हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी है। ये स्लोगन जो है काफी ट्रेंड कर रहा है, इस पर आपको कुछ कहना है? जी कि मुझे लगता है कि अपने राइटफुल पास्ट को रिक्लेम करने में कुछ गलत नहीं है। बस अभी ये सारे मुद्दे क्योंकि कोर्ट अपने तरह से हैंडल कर रहा है और जिस तरह से राम मंदिर हमें मिला
उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक विश्वास जगह है कि भारत में ये सारे मुद्दे धीरे 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 करके सुलझ जाएंगे। हम इसको कभी भी धर्म के एंगल से ना देखकर इस एंगल से देखें कि कोई भी दुनिया का देश हो, क्या वो अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ता है। मैं मालदीव्स गया था घूमने और मैंने वहाँ पे पता लगाया कि कई सारी चीज़ें मना थी। आप किसी दूसरे धर्म का प्रचार करें, ऐसी कई सारी चीज़ों पे काफ़ी रोक टोक थी। और मुझे लगा कि क्या भारत में ऐसी कोई रोक टोक है? भारत में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो ऐसा देश दुनिया को रास्ता क्यों नहीं दिखाए? हमने देखा जब ग्रेट ब्रिटेन ने दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश करी तो क्या हुआ? हमने देखा जब अमेरिका उतरता है रास्ता दिखाने में तो कहीं कहाँ युद्ध हो जाते हैं। अब ये मौका भारत को क्यों ना मिले, जिसने शांति से लोगों को रास्ता दिखाया है। दुनिया के पास एक गलत रास्ता है और एक सही रास्ता है, और प्रॉब्ली सिर्फ भारत वो सही रास्ता दुनिया को दिखा सकता है। हमें बस एक चीज़ करनी है कि हम ये ठान लें कि भारत ही दुनिया को लीड करने वाला आगे लीडर होगा। मैंने कहीं पे लिखा था, विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं, विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं। हमने अब ठान लिया है, सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं। मुझे लगता है जब तक ये बात याद रहेगी तो सब अच्छा ही होगा। आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ऐसे ही कई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर हैं। उनमें से एक है अभिनव अरोड़ा, जो कि सनातन के बारे में ही बातचीत करके, हालांकि उनके कई मीम्स भी बने, कई बार ट्रोल भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो सनातन का सहारा लेके व्यूज़ के लिए बिना शिक्षा के ये जो कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको ज्ञान कम है तो आप ज्ञान को पहले अर्जित करने की कोशिश करें। और कोई भी इंसान ये ना कहे कि उसको सनातन के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सनातन का इतनी सदियों का, इतने का लाखों करोड़ों सालों का इतिहास है। कोई कैसे कह सकता है कि उसको सनातन की हर बात पता है? तो मैं बस सारे इन्फ्लुएंसर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए सनातन के ज्ञाता की तरह अपने आप को आप हाईलाइट मत करिए। आप हमेशा धोखा खाएंगे और लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने कुछ सनातनी टॉपिक्स पे रिसर्च करी है। मैंने 21 दिन की अपनी रिसर्च के बाद सीरीज भी चलाई है, लाखों करोड़ लोगों का प्यार भी मिला है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि मैं एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीता हूं, बस उसमें सनातनी इनपुट्स को मैं डालना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं रोज सनातनी लर्नर बन के रहूं। मैं कभी ये ना बोलूं कि मुझे सनातन के बारे में सब आ गया। ये असंभव है, ये हो ही नहीं। पहले खुद सनातन को समझे, सीखे, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। इससे आप ट्रोल भी हो सकते हैं सोशल मीडिया। आप अगर अपने आप को, आप सनातन की बात करना चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं भी आता है, तो अपने आप को संत की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी ना करें, ये महापाप होगा। आप बस ये कहें कि आपको ये अच्छी बात पता चली है, मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं। आप मीडियम बने, जैसे एक न्यूज़ चैनल एक मीडियम होता है, आप एक मीडियम बनिए खबर को, इस सनातन के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने। आजकल हम देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए कि खूब खबरें चल रही हैं पति पत्नियों की बन नहीं रही है। ड्रम जो आ गया, नीला ड्रम, अब जरा ये बताएं, ये हाँ, पतियों को, लड़कों को डर लग रहा है नीले ड्रम से। कपल्स में क्यों आजकल प्यार खत्म हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है, अब पत्नियां धमकी देने लग गई हैं, ड्रम में बंद कर दूंगी, कि क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जब जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है तब तक समाज में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जो दिक्कतें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ थी, आज वो हमारे साथ भी हो गई हैं। जहाँ पर शायद पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का है, वो 7 जन्म का ना होकर 7 महीनों का हो गया है, 7 मिनट का हो गया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि आप 6-7 मिनट भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इसके लिए भी कुछ लिखा था, वही आपको सुना देता हूँ और वो बात पूरी सबको समझ में आ जाएगी। कल ही तो प्यार हुआ था, आज ब्रेकअप हो गया। तुम्हें तो नूडल जैसा 2 मिनट वाला प्यार हो गया। जन्मों जन्मों तक ना मिटने वाला प्यार मिनटों में स्वाहा हो गया। सुकून की चाह में मिले थे जिससे, उसके साथ एक लम्हा भी दुश्वार हो गया। चांद सा लगता था जो चेहरा, चांद सा लगता था जो चेहरा, आज उसी चांद पर दाग हो गया। तुम्हें तो 2 मिनट वाला नूडल जैसा प्यार हो गया। जिसके लिए दुनिया से लड़ने का था वादा, आज उसी से जंग का ऐलान हो गया। जिसके साथ जीने मरने की थी कस्में, आज उसी के साथ रहना हराम हो गया। जिस पर अपना सब कुछ लुटाने का था इरादा, अब उसी से ये तेरा वो मेरा वो वाला हिसाब किताब हो गया। कल ही तो प्यार हुआ था, आज नूडल वाला 2 मिनट वाला प्यार हो गया। जिसकी आंखों में था डूबना, उसके चुल्लू भर पानी में डूबने का इंतज़ार हो गया। जिसके साथ लैला मजनू हीर रांझा वाली लिखनी थी कहानी, उसके साथ तुम्हारा किस्सा चंद लम्हों का फसाना हो गया। तुम्हें तो 2 मिनट वाला नूडल जैसा प्यार हो गया। बिल्कुल 2 मिनट वाला ही प्यार आजकल हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की वजह ही इसके पीछे हम देख पा रहे हैं। अब एक सवाल इससे हटकर भी है, क्योंकि बंगाल में ज़बरदस्त हिंसा हो रही है युवाओं के साथ, और जो हिंदू हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ के युवा ये कह रहे हैं कि यहाँ भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि दंगाइयों का इलाज डंडे से है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। क्या आपको योगी मॉडल ठीक लगता है बंगाल में लागू करना?
जी देखिए, इसमें रामायण इसका आंसर देता है। रामायण में आता है, इतनी बढ़िया लाइन आती है कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। कानून तोड़ने वालों को कानून का भय होना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि अब आप नहीं इस तरह से पलायन करा सकते, नहीं आप इस तरह से संसद में पारित एक कानून का मजाक बना सकते, ना आप अब दंगा नहीं कर सकते। जब तक ये थॉट लाइन लोगों को क्लियर नहीं होगी, ये भय नहीं होगा मन में कि सिस्टम का एक सर्टेन रिस्पेक्ट है जो होनी चाहिए। अगर कोई कानून संसद ने पास करा है तो वो माना जाएगा, क्योंकि अगर हमें इस देश में रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से रहना होगा। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी सबको, तब तक शायद लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें आएंगी। मैं इसको लॉ एंड ऑर्डर के अलावा एक बहुत बड़ी दिक्कत ये मानता हूँ कि कई बार हम बहुत ओछी राजनीति में पड़ जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो सिर्फ संविधान की बात करते थे, अब वो एक संवैधानिक तरीके से पास हुए लॉ को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। अगर पिछला चुनाव इस बात पर हुआ है कि संविधान जरूरी है और संविधान की रक्षा होनी चाहिए, तो संविधान ये भी कहता है कि अगर कोई कानून पास हुआ है संसद से, पूरे नंबर्स के साथ पास हुआ है, और अब वो अगर वो कानून है वो बिल, तो अब वो फॉलो होगा और सबको वो मानना होगा, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और कानून हम सब पर लागू है।